नमस्कार प्रिय बच्चों। युगों का दौर के अंतर्गत हम विकास और ह्रास इस उपविषय को पढ़ रहे थे। आज इसी में आगे देखते हैं कि किस प्रकार हर्षवर्धन के पश्चात जो विशाल भारतीय साम्राज्य जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया और प्रांतीय सत्ताओं ने अपना आधिपत्य कायम किया। साथ ही उत्तर भारत आक्रांताओं से ग्रसित रहने के कारण कला और संस्कृति में उतना योगदान नहीं दे पाया जितना कि दक्षिण भारत में उन्नति हुई। अब आगे देखिए। गर्चे उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। तो देखिए कौन कौन से ज्ञान के केंद्र हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आप बनारस के नीचे अधोरेखांकित कीजिए बनारस। उसके पश्चात जो कश्मीर है वह भी जो है बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का केंद्र बना। और इन सब में प्रसिद्ध था नालंदा, जो कि वर्तमान में बच्चों बिहार में स्थित है, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषय जैसे कि बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार वहाँ और विषयों की भी जो है शिक्षा दी जाती थी। कला, वास्तु, शिल्प के विभाग थे। वैदक का विद्यालय था, कृषि विभाग, डेयरी फार्म। जैसे आज के आपके विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रभाग होते हैं, ऐसे ही सारे प्रभाग नालंदा में भी थे। हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उस समय जो स्थिति तक्षशिला की थी, अब नालंदा की थी। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी, ये दोनों भी अधोरेखांकित कीजिए। बिहार में भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ और दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। तो हमने देखा कि इस समय जो प्रमुख विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र उभरे वो थे नालंदा और विक्रमशिला बिहार में, वल्लभी गुजरात में, काठियावाड़ में, उज्जैनी मध्य भारत और दक्षिण में अमरावती। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्त होती है, सभ्यता के तीसरे प्रहर जैसा लगता है दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी। हमने देखा और जो है आक्रमणकारियों से बचा रहा, इसलिए स्वाभाविक था। और 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा। पूजा के विकृत रूप सामने आने लगे और तांत्रिक पूजा और योग पद्धतियाँ जो थी वो भ्रष्ट रूप में हमारे सामने आती हैं। साहित्य में भवभूति, जो कि 8वीं शताब्दी के हैं, आखिरी बड़े व्यक्ति थे। गणित के क्षेत्र में भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी। और कला में हवेल के अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। हमने देखा कला के क्षेत्र साहित्य में भवभूति जो है 8वीं शताब्दी और भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी एक प्रमुख नाम है। इसी समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय है। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कि कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही और इसके पीछे शांति और सुव्यवस्था एक कारण हम मान सकते हैं। उज्जैनी में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, उपनिवेशों में बसने के लिए। 9वीं शताब्दी में दक्षिण से बड़ा दल गया था, लेकिन दक्षिण के चोलवंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे। जो दक्षिण में बेटा चोल, चेर, पांड्य 3 शक्तियाँ थीं। में चोलवंशी जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे और इन्होंने समुद्र में बृहत्तर भारत के निर्माण के अंतर्गत कई भारतीय उपनिवेशों की स्थापना भी की है। तो ये देखिए समुद्री शक्ति बने रहे। उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति खोता जा रहा था भारत, और ये प्रक्रिया धीमी धीमी गति से चलती रही और हम कहें कि एक लंबा समय जो है इसमें निकल गया। और जैसा कि भारत एक विशाल और विकसित और अत्यंत सभ्य देश था, बाहरी आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जबकि भीतर से पतनशील हो। और ये भीतर के जो पतन के लक्षण हैं यही जो है हमारे ह्रास और विघटन के कारण बने। भारत में हमेशा से व्यवहार और रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है कि जब भी रूढ़िवादिता हावी होने लगी है तो विचारों का विस्फोट भी हमारे यहाँ बना रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ होता है। कहने का मतलब जिसका उत्थान है उसका पतन निश्चित है।
भारतीय सभ्यता में ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। और यही सारी कहें कि चीज़ें जो है चलती रहीं, और ये धीरे 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 भारतीय जीवन, कला, व्यापार, वाणिज्य जो थे उनमें सभी में जो है हम देखते हैं कि अवसान के लक्षण दिखाई देने लगे। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और एकजुट किया, लेकिन यह बात बेहतर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। मतलब जो वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिकता के साथ हमारे यहाँ लागू थी, उसमें अब जो है एक तरह से कहें कि विकार आने लगे थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी, उसके साथ संपर्क में। अब क्या है, क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। लेकिन जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी। इसके साथ ही लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्क और विचारधाराओं का लाभ उठा सका, कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन ये प्रगति अतीत के बहुत बड़े अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित भी रही। कहने का मतलब विकास और ह्रास के लक्षण हमें बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं और एक समय के पश्चात ये बहुत ही ज़्यादा प्रखर रूप में आए। जो विकास के लक्षण हमें बाहरी तौर पे थे और ह्रास के लक्षण जो थे वो अंदर ही अंदर दिखाई दे रहे थे। भारतीय संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अचानक हुआ हो, ये धीरे धीरे धीमी गति से अंदर ही अंदर संचलित थे। धन्यवाद।